किसी भी पादप का अंतिम उत्पाद फल एवं बीज होता है और यह है लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी का ये लास्ट टॉपिक है। इसके पहले बच्चों जड़, तना, पत्ती, फूल आ चुका है और इसके बाद ये लास्ट है फल एवं बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है और जो फल है एक अंतिम उत्पाद की तरह हमें प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कि फल का निर्माण और बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है किसी भी पादप के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि फल है क्या और फल का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है। तो यदि हम देखेंगे तो किसी भी पौधे में यदि फल लग रहा है तो उसमें दो चीजें होंगी, या कि वो बीज का उसके अंदर जो है एक बीज सुरक्षित होगा या कि फल बस होगा उसके अंदर बीज नहीं होगा। तो ध्यान रखना, जिस फल के अंदर बीज ना हो तो समझ लीजिएगा उस फल में केवल फल होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है और उस पादप का जो जनन होता है कायिक जनन होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? कायिक जनन। कायिक जनन हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर बीज का जब बने नहीं रहा है तो जनरेशन को आगे क्यों कैसे बढ़ाएगा। यानी किसी भी पादप को अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, निरंतर रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीज का निर्माण। और जो पादप बीज का निर्माण कर ही नहीं रहा है तो जनरेशन को बढ़ाने के लिए वो अलैंगिक जनन करता है। और जो पादप बीज का निर्माण कर रहा है मतलब वो अपनी जनरेशन को बीज के द्वारा बढ़ाएगा। ठीक है, बीज के द्वारा वो जनरेशन को निरंतर लगातार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में क्या करेगा? कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पर एक परिपक्व अंडाशय जिसको हम बोलते हैं बीजांड होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। ठीक है, और अनिषेक फलनी जिसको हम पार्थिनोकाल्पिक फल का विकास अंडाशय के बिना निषेचन के होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने बात किया क्या? अंडाशय। मान लीजिए कोई भी फ्लावर है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर बच्चों क्या है? ये फ्लावर है, पुष्प है। क्या है बच्चों? पुष्प है। तो इस पुष्प की यदि हम बात कर रहे हैं तो इस पुष्प का ये क्या होता है बच्चों? अंडाशय होता है। अंडाशय होता है और इस अंडाशय के अंदर क्या होता है? ये बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। और ये जब बीजांड का विकास होता है बच्चों तो ये क्या निर्माण करता है? बीज बनाता है। क्या बनाता है? बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चों? बीज का निर्माण करता है। बीज का निर्माण करता है। समझ में आया कि नहीं है? और यहीं पर यदि अंडाशय की बात करते हैं बच्चों तो ये अंडाशय किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। फल का निर्माण करता है। इन्हीं चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो यहां पर यदि आप देख रहे हो कि अंडाशय जब विकसित हो जाता है तो फल का निर्माण करता है और यहीं पर जब बीजांड विकसित होता है तो बीज का निर्माण करता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो यहाँ पर वही चीज हम समझ रहे थे कि एक परिपक्व अंडाशय यानी परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद क्या होता है? विकसित हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर फल एक भित्ति अथवा फल भित्ति आंतरिक बीज होते हैं। यानी यदि फल में यदि हम देखते हैं तो एक भित्ति या दो भित्ति होती है और इसके अंदर क्या होती है? बीज होता है। ठीक है, फल भित्ति शुष्क या गूदेदार हो सकती है। कैसे? मतलब यदि आपने देखा होगा आम क्या होता है? गूदेदार होता है। नारियल शुष्क होता है ना? तो यहाँ पर वही चीज है कि जो फल भित्ति होती है शुष्क होगी या कैसी होगी बच्चों? गूदेदार होगी। ठीक है, जब फल भित्ति मोटी अथवा गूदेदार होती है तब उसमें बाहरी जो होती है बाह्य फल भित्ति जो होती है ड्राइस मध्य या मध्य फल भित्ति को हम क्या बोलते हैं? एपिकार्प। आंतरिक भित्ति को हम बोलते हैं एंडोकार्प कहते हैं। मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा, जब फल भित्ति जो है फल जो है गूदेदार तो बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति। ठीक है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ध्यान से समझिए। मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये एक जो है मैंगो है, आम है। अब इस आम में आपको पता है कि अंदर इस तरीके से गुठली होती है और गुठली के चारों तरफ यहाँ पर गुदा होता है, पल्प जो आप खाते हो, है ना? बिल्कुल रसीले आम जो काम क्या करते हो?
खाने का काम करते हो। तो यहाँ पर एक्चुअल में आम जो होता है कैसा होता है, उसके जैसे जरा बना दे आपको। ये देखें, ठीक है, या कि आप थोड़ा सा येलोइश, चलो ये मैंगो है, क्या है बेटा, मैंगो है। अब यहां पर देखोगे इस फल में, आम में बात करते हैं तो आम में यदि सबसे बाहरी देखेंगे तो क्या होता है, ईपी कार्प होता है, यानी बाह्य फल भित्ति होती है। और ये क्या होती है, मध्य फल, मध्य फल भित्ति होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, आंतरिक भित्ति होती है। समझ में आया कि नहीं आया? और इस आंतरिक फल भित्ति के अंदर बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ओए ओए, इस तरीके से एक संरचना होता है। और इस संरचना का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम बच्चों है क्या, बीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बीज या सीड बोलेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि किसी भी फल में तीन भाग हैं, एक बाह्य, मध्य, आंतरिक। बाह्य जो होता है ईपीकार्प, और इसको हम बोलते हैं मीसोकार्प, और इसको हम बोलते हैं एंडोकार्प बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किसी फल में तीन पार्ट होते हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक। ठीक है, तो ईपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प की हम बात करते हैं। अगला यदि हम देखते हैं तो आम तथा नारियल में फल में प्रायः अविष्ट, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव फल कहते हैं। फल एक अंडपी, एक अंडपी का मतलब एक ही बीज होता है। अब आम में देखोगे कि एक ही बीज होता है, नारियल में देखोगे तो एक ही बीज होता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक अंडपी। फिर क्या होता है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं, इसमें एक बीज होता है, अभी अभी हमने बताया। आम में फल भित्ति पतली, बाह्य फल भित्ति गूदेदार एवं खाने योग्य मध्य फल भित्ति, और पथरीली जो होती है, कठोर जो है, आंतरिक फल भित्ति होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? नारियल में जो होता है फल भित्ति तंतुमयी होती है, यानी जो मध्य होती है वो क्या होती है बच्चा, तंतुमयी होती है। तंतुमयी मतलब कैसी होती है, रेशेदार होती है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखोगे तो ईपीकार्प यानी क्या होता है, बाह्य, बाह्य फल भित्ति, ठीक है, मध्य फल भित्ति, और बीज क्या होता है, सीड होता है, बीज। और एंडोकार्प का मध्य क्या होता है, आंतरिक फल भित्ति। समझ में आया कि नहीं है? तो यहां पर जो है नारियल में जो आंतरिक फल भित्ति होती है, सॉरी मध्य फल भित्ति होती है, ये क्या होती है, रेशेदार होती है, तंतुमयी होती है। आपने नारियल में जटाएं देखी होगी, है ना? तो जटाएं कैसी होती है, रेशेदार होती है। देखिए जो है उसको खींच कर आप अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हो। ओके, बीज क्या होता है, तो बीज यदि हम देखते हैं तो इसका विकास जो है निषेचित अंडाशय से होता है, बीजांड से होता है। आपने देखा है कि जब बीजांड जो है निषेचित होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो किसका निर्माण करता है, भ्रूण, और भ्रूण जो होता है आगे बीज का निर्माण करता है। बीज में प्रायः एक बीजावरण, सीड जिसको बोलते हैं कोट, भ्रूण होता है, भ्रूण के एक मूलांकुर रेडिकल, तथा दूसरा क्या होता है, भ्रूणी अक्ष जिसको हम बोलते हैं होता है। ठीक है, यहाँ जो है तथा गेहूं, मक्का अथवा दो, चना, मटर
जो है एक बीजपत्री होती है। ध्यान समझिए यहाँ पर जो है ये हमारे पास किसका है बीज, चना का है। किसका है, चने का है। और इस चने में आप देखोगे तो बाहरी क्या होता है, सीड कोट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीज आवरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बीज आवरण। और क्या बोलेंगे, नीचे दो अक्ष होते हैं। निचले वाले को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बीजांड द्वार, या क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। ठीक है। और ऊपर क्या होता है, हाइलम होता है। समझ में आया। अब ये जब अंकुरित होता है तो क्या होता है, नीचे की ओर जो है रेडिकल होता है, और ये रेडिकल क्या होता है बच्चों, जड़ का निर्माण करती है। ओके, किसका निर्माण करती है बच्चों, जड़ का निर्माण करती है। रेडिकल जड़ का निर्माण करती है। नेक्स्ट यदि हम बोलते हैं प्यूम्यूल। प्यूम्यूल जो होता है किसका निर्माण करता है बच्चों, तने का निर्माण करती है। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, यहाँ पर ये दो है क्या, बीज पत्र, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टिलिडन्स। क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं, ये क्वार्टिलिडन्स होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं द्विबीजपत्री बीज की संरचना की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्वाट सीड। ठीक है, अब देखोगे कि दो बीजपत्री जो सीड होता है किस तरीके से होता है, उसकी हम संरचना की बात कर रहे हैं। ये अब अभी जब जो है हम इसको समझाए हैं कि बाहरी जो होता है बीज आवरण, इसके सराउंडिंग में जो होता है बीज, ऊपर के हम क्या बोलते हैं, हाइलम, नीचे का जो होता है बीजांड द्वार बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। अब यहीं पर जो है मूलांकुर होता है, प्रांकुर होता है, और क्या होता है, बीज पत्र होता है। ये चीजें अभी हमने आपको ये समझाए। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है। आगे यदि हम देखते हैं तो बीज का सबसे बाहरी परत जो होता है बीज आवरण, सीड कोट होता है। बीज आवरण के जो है दो स्तर होते हैं। बाहरी स्तर जो होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं बच्चा, टेस्टा, या बीज छोड़ बोलते हैं। ठीक है। अब भीतरी स्तर को हम क्या बोलते हैं, टैगमेन। क्या बोलते हैं बच्चों, टैगमेन बोलते हैं। अगला, बीज एक अक्ष पर चिन्ह होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। यानी जो सीड है किसी भी फल से कहीं ना कहीं से तो जुड़ा रहेगा, जब भी तो उसको खाना पानी मिलेगा। और वो जहां पर जुड़ता है, जहां से वो फल से जुड़ा रहता है, उस स्थान को हम बोलते हैं नाभिका या हाइलम बोलते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका ऊपर छोटा छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। यानी नाभिका के ऊपर जो है एक छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। बीज आवरण के अंदर की ओर भ्रूण उपस्थित होता है। भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष व दो बीज पत्र होते हैं। अभी हमने बताया कि जो भ्रूणी अक्ष होते हैं इसमें एक भ्रूणी अक्ष होता है और दो क्या होते हैं बेटा, बीज पत्र होते हैं। और भ्रूणी अक्ष का जब विकास होता है तो वहां पर रेडिकल और प्यूम्यूल का विकास होता है, यानी जो है मूलांकुर और प्रांकुर का विकास होता है। यहाँ पर ये आपने देखा, ये भ्रूणी अक्ष होता है, इसमें प्रांकुर का निर्माण हो रहा और मूलांकुर का निर्माण हो रहा, साथ में ये बीज पत्र होते हैं जो ये क्या काम करते हैं, खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं। खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं। समझ में आया बच्चों। तो ये किसका काम कर रहे हैं बेटा, खाद्य संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, बीज पत्र गूदेदार होती है। ध्यान रखना, ये जो बीज पत्र आपने देखा, कॉटिलिडन्स जो देखा, ये क्या होते हैं, बीज पत्र जो होते हैं गूदेदार होते हैं। गूदेदार का मतलब होते हैं फ्लैशी होते हैं। ठीक है, ये क्या क्यों होते हैं, अभी हमने बताया, संचित फूड रखते हैं, यानी फूड भाग को, यानी खाने को क्या करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। भ्रूणी अक्ष दोनों सिरों पे मूलांकुर, रेडिकल और प्रांकुर उपस्थित होते हैं। हमने बताया कि जो भ्रूणी अक्ष होता है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है, इसमें दो चीजें होती हैं, प्रांकुर और मूलांकुर होता है। कुछ बीजों में द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप भ्रूणकोश एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, यानी कभी किसी बीज में जो होता है एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। क्यों,
क्योंकि वहां पर क्या होता है, त्रिसंलयन होता है। त्रिसंलयन क्यों होता है? क्योंकि सेंटर में दो कोशिकाएं, दो न्यूक्लियस होता है। फीमेल में, फीमेल गैमेट में दो न्यूक्लियस होते हैं, मेल का एक न्यूक्लियस जब आता है फ्यूजन करता है उसे हम बोलते हैं त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और जब वो आगे की ओर डेवलप करता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यानी निर्माण करता है। यह भोजन संग्रहण करने वाला ऊतक होता है और ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। यानी जिनमें जो है एंडोस्पर्म हो तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आए। चना मटर सेम जो होते हैं ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब एंडोस्पर्म नहीं होता है। यहीं पर दूसरा यदि हम देखते हैं तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है बच्चों, भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। आगे की यदि हम बात करें तो एक बीजपत्री, एक बीज की संरचना की बात करते हैं। एक बीजपत्री संरचना यानी जिसमें दो यानी एक क्वार्टिलिडेंस होता है, दो क्वार्टिलिडेंस नहीं होते हैं। अब इसमें जो होता है बीजपत्र यानी आप देखोगे कि बीज के चारों ओर बीज आवरण जो होता है बहुत कम उपस्थित या नहीं होता है। ठीक है, एक बीजपत्री भ्रूणपोषी होता है यानी एंडोस्पर्मिक होता है। इसमें मतलब भ्रूण जो है एंडोस्पर्म जो होता है प्रेजेंट होगा। इनमें कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं, उदाहरण के रूप में जो है आर्किड। आर्किड क्या होता है बच्चों? अभ्रूणपोषी होता है। कैसा होता है? अभ्रूणपोषी होता है। ओके, अब जैसे अनाज जो है के बीजों, जैसे मक्का के बीजावरण झिल्लीदार होता है, यानी जो आप मक्के में देखोगे कि जो बीज होता है वो कैसा होता है बच्चों? झिल्लीदार होता है। तथा फल भित्ति में संलगित होता है, यानी जो बीज होता है वो फल भित्ति में ही क्या होता है? जुड़ा होता है, उसी से संलगित होता है, अलग से नहीं होता है। ठीक है, भ्रूणपोष स्थूल या जिसको हम बोलते हैं गूदेदार होता है, भोजन का संग्रहण करता है। मतलब ये जो एंडोस्पर्म होता है ये कैसा होता है? पल्पी होता है यानी गूदेदार होता है। और यही क्या करता है बच्चों? भ्रूण का यानी जो है खाद्य का संग्रहण करने का कार्य करता है, फूड को स्टोरेज करता है। ठीक है, भ्रूणपोष की बाहरी जो है प्रोटीन युक्त भित्ति को एल्यूरॉन स्थल कहते हैं। ध्यान रखना, यानी भ्रूण के चारों तरफ एक जो है पतली सी भित्ति होती है, प्रोटीन की भित्ति होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एल्यूरॉन लेयर कहा जाता है, एल्यूरॉन परत कहते हैं, जो भ्रूण को क्या करती है? पोषण यानी भ्रूण पोष से क्या करती है बच्चों? पृथक करने का कार्य करती है। अगला, भ्रूण आकार में छोटा होता है। एम्ब्रियो जो होता है साइज में कैसा होता है बच्चों? छोटा होता है और बीज के एक सिरे पर खांचे स्थित होते। खांचे का मतलब होता है यानी एक तरह से ये सीड इस तरीके से होता है, इसका इस तरीके से, और यहां पर इस तरीके से खांच स्थित, इसको खांच बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे हम स्कूटोइलम कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें हम प्यूम्यूल तथा बड़ा जो होता है रेडिकल कहते हैं। इसमें जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम इसको क्या बोलते हैं? प्यूम्यूल बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। इसको प्यूम्यूल बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगला, ट्रांकुर चोल जिसको हम बोलते हैं कोलियोपटाइल को ढकता है, और मूलांकुर जो होता है कोलियोराइजा को ढकता है। ध्यान रखना, इन्हीं चीजें समझ में आए। अब यहां पर देख लीजिए, ये क्या है? सीड है। किसका सीड है? जो है मक्के का बीज है। इसमें आप देखोगे तो ये क्या होता है? ये वाला बीज का जो सेंट्रल पार्ट होता है ये एम्ब्रियो होता है, इसके चारों तरफ जो होता है एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष बोलते हैं। अब यहाँ पर उसी का जो है ट्रांसफर सेक्शन है। इसके चारों तरफ प्रोटीन की बनी एक परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बीज आवरण। और बीज आवरण के जस्ट नीचे एक होती है एल्यूरोन की लेयर जो प्रोटीन की बनी होती है। इसमें कुछ पार्ट जो होते हैं स्थित होता है जिसमें भ्रूणपोष होता है, और ये भ्रूणपोष क्या करता है? खाद्य क्या करता है बच्चों? खाद्य संग्रहण का कार्य करता है। ठीक है, नीचे एक झिल्लीदार संरचना है जिसको हम स्कूटोइलम बोलते हैं, और स्कूटेलम के नीचे जो है एक ये संरचना है जिसको हम बोलते हैं प्रांकुर चोल, और नीचे जो होता है छोटी संरचना है जिसको हम बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है,
और सॉरी मूलांकुर और प्रांकुर होता है। नीचे इनको ढकने वाली जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल। मूलांकुर को ढकने वाली संरचना को मूलांकुर चोल, प्रांकुर को ढकने वाली संरचना को प्रांकुर चोल बोलते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आए। तो एक प्रारूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी मतलब हम यदि देखें किसी भी पादप का, देखो जैसा आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, सूत्र पढ़ा है, इसी तरह किसी भी पुष्प को प्रदर्शित करने के लिए, उसके काय की संरचना को दर्शाने के लिए जो है एक सूत्र बनाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पुष्प सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये पुष्प सूत्र हम किस आधार पर प्रदर्शित करते हैं, किस बेसिस पे हम उसको जो है प्रदर्शित करते हैं, तो किसी भी पुष्प को उसको पुष्प की संरचना के आधार पर, उसमें उपस्थित अंगकों के आधार पर हम क्या करते हैं, पुष्प सूत्र को बनाया जाता है। ठीक है, अब उसके अंगक किस तरीके से होते हैं, उसके संरचनाएं किस तरीके से होती है बच्चों, तो आप देखोगे कि किसमें उसकी बाह्य दल जो होता है, दल हो गया है ना, फिर कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंडोनेशियम हो गया, गाइनेशियम हो गया, सहपत्र हो गया, इन बेसिस में जो है पुष्प सूत्र को बनाया गया है ना। तो चलिए देखते हैं कि पुष्प सूत्र किस तरीके से बनाया जाता है। यहां पर यदि आप देखोगे तो सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाए। जब हम पुष्प सूत्र बनाते हैं तो कुछ में उसमें संकेतों जैसे भाग हैं, तो उनको हम किस आधार पर हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, दर्शाते हैं। जैसे सहपत्र होता है, सहपत्र को जो है हम किससे दर्शाते हैं, बीआर से। कैलिक्स को हम के से शो करते हैं, कोरोला को जो है हम सी से शो करते हैं, परिदल को हम जो है पी से शो करते हैं, पुमंग को, एंडोनेशियम को ए से, गाइनोशियम को जी से लिखते हैं। ऊर्ध्ववर्ती होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जी, और अधोवर्ती है तो उसके जी के नीचे हम क्या कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं। यदि फूल जो है एक लिंगी हुआ या द्विलिंग हुआ, यदि नर हुआ, सॉरी मादा हुआ, तो उसका संकेत कुछ इस प्रकार से होता है, और नर हुआ तो उसका, सॉरी नर हुआ तो जो है इसका संकेत इस तरीके से होगा, मादा हुआ तो उसका संकेत इस तरीके से होता है। और यदि दोनों हुआ, एक उभयलिंगी जिसको बोलते हैं, तो उसका संकेत कुछ इस प्रकार से होता है। इन्हीं चीजें क्लियर हुई कि नहीं। और इसी बात में यदि हम उसको काट कैसे सकते हैं, त्रिज्या सम्मित, एक व्यास सम्मित और असम्मित जो है, यदि हम काटने की बात करते हैं तो त्रिज्या सम्मित होता है तो प्लस का चिन्ह होता है गोले के अंदर, एक सम्मित का होता है तो परसेंटेज को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, नई चीजें समझ में आए कि नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी पुष्प को क्या करते हैं, उसको दर्शाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर एक जो है कायिक संरचना बना है, यहाँ पर डॉट है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, इस तरीके से होता है, तो ये क्या होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, त्रिज्या सममित होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे बाहर ये संरचनाएं बनी है 1 2 3 4, ये जो है क्या होता है, कैलिक्स होता है। क्या होता है बेटा, कैलिक्स होता है। फिर इसके जस्ट नीचे ये वाला जो संरचना होता है इसको हम कैरोला बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाली जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं पुमंग। इसके जस्ट ये वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं जायांग। तो यहां पर आप देख रहे हो कि पुष्प की जो है ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गए। अब यहीं पर पुष्प, इसको किस तरीके से देखो, यहां पर प्लस का चिन्ह है, मतलब ये क्या हो गया, कैसा हो गया, त्रिज्या सम्मित हो गया। कैसा हो गया, त्रिज्या सम्मित। अब यहां पर आप देखोगे कि पुमंग और जायांग दोनों एक ही में है, मतलब ये क्या हो गया, द्विलिंगी हो गया, द्विलिंगी हो गया, तो ये क्या हो गया, बायलिंगुअल का। फिर कैलिक्स जो है 2+2 है, 2+2 का मतलब होता है अरेंजमेंट। यदि देखोगे कैलिक्स का तो 2 बाहर है और 2 ये अंदर है, तो इसलिए 2+2 लिखा गया है। ठीक है, फिर 4 यदि, सॉरी हाँ, फिर कोरोला में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर 4 जो है सही व्यवस्थित क्रम में है, तो इसलिए इसमें 4 लिख दिया। एंडोनेशियम में यदि आप देखोगे 2+4 है, तो 2 ये फर्स्ट और सेकंड, ये 2 बाहर की ओर है और ये 4 जो है अंदर की ओर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4 ये अंदर की ओर है, इसलिए 2+4 लिखा गया। गाइनोशियम 2 है, 1 और 2, और फिर ये कैसा होता है, उसके चारों तरफ, बीच के चारों तरफ आवरण है, तो इसलिए हम क्या कर लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए, तो बीच आवरण हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका एक फ्लोरल जो है स्ट्रक्चर होता है पुष्पी सूत्र, और पुष्प सूत्र का चित्र हो गया। अब इसी तरह से यदि हम दूसरे पुष्प को किसी भी दर्शाते हैं तो अगला जो है सोलेनेशियम। ध्यान रखना, सोलेनेशियम जो है इसको आलू कुल भी बोलते हैं।
आलू कुल, या इसी को हम बोलते हैं सब्जी कुल। सब्जी कुल होता है, ठीक है। क्या होता है? सब्जी कुल होता है, यानी ये जो है सब्जी की प्रजातियां होती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है बच्चों? सब्जियां पाई जाती हैं। यह एक बड़ा कुल है, इसमें आलू कुल भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? आलू कुल भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय है ना, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में जो होते हैं फैले होते हैं। आप देखोगे कि आलू का पौधा आपने देखा होगा, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आलू का पौधा होता है, ठीक है। और इस पौधे में इस तरीके से फ्लावर लगे होते हैं, और ये फ्लावर क्या होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। और आपको पता है कि जब द्विलिंगी पुष्प है तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है ये। लेकिन आपने देखा होगा कि आलू में क्या बीज होता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपने आलू का बीज देखा है तो उसकी फोटो हमें दिखा दीजिएगा, ठीक है। और नहीं होता है तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आलू का बीज होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हम आगे चलिए देखते हैं आगे की ओर। इसका वेजिटेटिव पार्ट, कायिक जो है लक्षण क्या होता है? इसके पौधे प्रातः साकी होते हैं। साकी का मतलब होता है साकार, यानी बहुत ही मुलायम होते हैं, है ना, जो कि बहुत ही मुलायम और बहुत ही छोटे होते हैं। फिर कैसे होते हैं? झाड़ियां होते हैं, छोटे वृक्ष वाले होते हैं, इनका पौधा छोटा होता है। तना कैसा होता है? साकी, कभी कभी काष्ठी, बुराइबी, सीधा, सिलेंड्रिकल, साखित, ठोस, है ना, खोखला, रोमनुमा युक्त, आरोमिल, भूमगत जैसा आलू सोलेनेशिया होता है। तो इनका जो पौधा होता है कैसा बच्चा होता है? शाकी होता है। शाकी का मतलब होता है वही जो है बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। काष्ठी, यदि सूख जाता है तो काष्ठी हो जाता है। वायवी यानी बाहर की ओर ऊपर हवा में होता है, ठीक है। और कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है, इसको यदि हम काट कर देखते हैं, इस पौधे को यदि काट कर देखोगे तो अंदर क्या होता है? खोखला होता है ना। तो खोखला होने के कारण इसको हमने क्या बोला है? सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है बच्चों? सिलेंड्रिकल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। फिर कैसा है? इसको बोला गया है रोमिल। इसमें जो है छोटे छोटे से इस पौधे पर जो है रोम जैसी संरचनाएं आपको नजर आएंगी, इसको हम बोलते हैं रोमिल। अब रियल में जो है अभी सीजन जो है चल रहा है, नया आलू आपने देखा होगा कि आने लगा है, तो अब उसके पौधे आप देख सकते हो। तभी हमारे पास यहाँ पर पौधा नहीं है कि जो हम आपको दिखा सके, बट यहाँ पर डायग्राम है जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। अब ये किसमें होता है? टंग। अब पत्तियां कैसे हो? एकांतर, सरल, कर्मी, संयुक्त, वृक्षाकार, अणुपर्णी या जालिकावत सिरापन्यास। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखोगे कि ये जालिकावत, यहाँ पर ये है मध्य सिरा, इससे जो है सिरिकाएं निकलती हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैसा? जालिकावत। जालिकावत सिराविन्यास। फिर क्या होती है? एकांतर क्रम में होती है। एकांतर क्रम में आप देख रहे हैं एक इधर लगी है, किधर लगी है, किधर लगी है, किधर लगी, तो आप देख रहे हो कैसा है? जालिकावत सिराविन्यास एकांतर क्रम में लगी होती है। समझ में आया कि नहीं? पिक्षाकार होती। पिक्षाकार का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर लगती है, ऊपर से नीचे नहीं लगती, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर लगती है, ठीक है। देख रहे हो नीचे जो है बड़ी पत्तियां, ऊपर छोटी पत्तियां है, तो नीचे से ऊपर की ओर जब पत्तियां लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्षाकार बोलते हैं, ठीक है। इन्हें समझ में आया? जालिकावत सिरापन्यास आपने देख ही लिया। अगला क्या है? पुष्पी अभिलक्षण। पुष्पी अभिलक्षण का मतलब क्या होता है? पुष्प का जो लक्षण होता है उसको बोलते हैं पुष्पी लक्षण। पहला, पुष्प क्रम कैसा होता है? पुष्प का लगने का क्रम इसमें कैसा होता है? तेकल होता है, कक्षी होता है, सीमाक्षी होता है जैसे सोलेनम में। पुष्प कैसा होता है? उभयलिंगी होता है, त्रिज्या समेत होता है, अभी अभी हमने बताया। फिर कैलिक्स कितने होते हैं? 5 बाह्य दल होते हैं, संयुक्त होते हैं, द्विसर्ग होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं, ठीक है। अगला कोरोला कैसा है? 5 होता है, संयुक्त होता है, कोर स्पर्शी होते हैं, ठीक है। फिर पुमंग कैसा होता है बच्चा? 5 होते हैं, पुंकेसर दलग्न होते हैं। दलग्न का मतलब क्या होता है? ये अंडाशय से थैलेमस से जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर जायांग कैसा होता है? द्विअंडपीय होता है, युक्तांडपीय होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है, ठीक है। बीजांडाशन जो होता है फूला हुआ होता है, ठीक है। फल कैसा होता है? संपुट या सरस होता है। भ्रूण का बीज कैसा होता है? भ्रूणपोषी अनेक होते हैं। भ्रूणपोषी का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर एंडोस्पर्मिक होता है। भ्रूणपोषी का मतलब क्या होता है? एंडोस्पर्मिक। सूत्र कैसा होगा यदि हम देखते हैं तो प्लस। प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर त्रिज्या समेत होता है। फिर इस तरीके से यदि हमने चिन्ह बनाया तो ये क्या होता है? उभयलिंगी। कैलिक्स कितना है? 5 है, लेकिन कैसे है? ध्यान रखिए, कोर स्पर्शी है। कैलिक्स कैसे है? संयुक्त है, और कैसे है? कोर स्पर्शी है। तो ये 5 हो गए और एक साथ हैं तो कोर स्पर्शी, ठीक है। फिर कैलिक्स हो गया। कोरोला जो होता है सी,
कोरोला कैसा है? 5 है। कोरोला कैसा है बेटा? 5 है। 5 है कोरोला, संयुक्त है और कोर स्पर्शी है। 5 है और कोर स्पर्शी है। फिर एंडोनेशियम 5 है और दलग्न है। ठीक है, जिसको एंडोनेशियम जो है 5 है और दलग्न है, जुड़े हुए हैं। फिर गाइनोशियम कैसा होता है? गाइनोशियम कैसा है बेटा? द्विअंडपी। द्विअंडपी है और युक्तांडपी है और ऊर्ध्ववर्ती होता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका? पुष्प का। ठीक है, सोलेनेसी का। फिर अगला क्या है? आर्थिक महत्व। इसका हमारे जीवन में क्या, हमारे लिए आर्थिक महत्व क्या दर्शाता है ये? ठीक है, तो उसका आर्थिक महत्व होता है कि इस सदस्य का कई सारे जो सदस्य होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, आलू हो गया, इसको हम किस में यूज करते हैं? भोजन में, खाने के रूप में यूज करते हैं। मसाले के रूप में हम क्या यूज करते हैं? मिर्च का यूज करते हैं, इसी फैमिली में आता है। औषधि के रूप में जो है बेलाडोना जो है, अश्वगंधा जो होता है, इनका उपयोग जो होता है हम किसके लिए उपयोग करते हैं बेटा? औषधि के लिए करते हैं। धूमक, जिसको हम बोलते हैं तंबाकू, आपने देखा होगा कई सौ लोग जो है तंबाकू का जो है खाने के लिए भी यूज करते हैं, कई सारे लोग जो है स्मोकिंग के लिए भी यूज करते हैं, यानी पीने के लिए भी यूज करते हैं। फिर सजावटी पौधा, यानी देखते हो कि घरों में डेकोरेशन के भी काम में आने वाला पौधे कई सारे होते हैं, जिसका काम होता है डेकोरेशन करना। तो यहाँ पर डेकोरेशन में कौन सा यूज होता है? पिटूनिया जो है, इसका उपयोग जो है हम क्या करते हैं? सजावटी पुष्प के रूप में जो है उपयोग हम करते हैं। इन्हीं चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि पुष्प सूत्र जो है एक बहुत ही यूनिक संरचना को प्रदर्शित करता है, जो कि हमें ये बताता है कि पुष्पों के अभिलाक्षणिक लक्षणों को भी हम क्या करते हैं? सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने यहां पर देखा और सीखा कि किसी भी पुष्प को हम सूत्र के रूप में उसके पुष्पी लक्षणों को दर्शा सकते हैं, और वह सूत्र जो है हमें एक यूनिक जो है संरचना का अध्ययन करने के लिए दर्शाता है। साथ ही यहाँ पर इसका हमें आर्थिक महत्व बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, जिसका उपयोग हम अलग अलग तरह से करते हैं। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे फ्यूके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को भी अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में अवश्य दिया करें। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए एनर्जी और जोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।